इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। बच्चों, इस लेख को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पाठ से पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि पत्रों को लिखते समय हम अपने मनोभावों को विस्तार से और खुलकर लिख सकते हैं, जिससे उनमें मानवीय प्रेम, मनोदशा व आत्मीयता भी झलकती है। पत्रों का अस्तित्व स्थायी होता है, वे भावना प्रधान व शिक्षाप्रद भी होते हैं, इसलिए उनको सहेज कर एक पुस्तक का रूप भी दिया जा सकता है। अमिट यादें उनके साथ जुड़ी रहती हैं, इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। जबकि फोन पर की गई बातें अस्थायी होती हैं, एसएमएस का संदेश केवल कामकाजी बातों को बहुत सीमित शब्दों में भेजा जाता है। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने इस लेख में जाना था, पत्र संस्कृत भाषा में कहा जाता है, खत उर्दू भाषा में, कागज कन्नड़ भाषा में, उत्तरम जाबू और लेख तेलुगु भाषा में, कड़ित तमिल भाषा में और पाती चिट्ठी हिंदी भाषा में कहा जाता है। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। पत्र लेखन की कला के विकास में विभिन्न प्रयास हुए हैं ताकि बच्चों की रुचि पत्र लेखन में बनी रहे। जैसे स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन विषय के रूप में शामिल किया जाना। भारत के अलावा विश्व के अन्य देशों में भी ये प्रयास किए गए हैं। 1972 से विश्व डाक संघ द्वारा 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना आदि। बच्चों, पत्र लेखन किस तरह किया जाता है, ये मेरे व्याकरण के वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्र धरोहर हो सकते हैं क्योंकि वे स्थायी होते हैं। पत्र जितने चाहें उतने सहेज कर रखे जा सकते हैं। उपयोगी व शिक्षाप्रद पत्रों को पुस्तक का रूप भी दिया जा सकता है, जिनको सदियों तक पढ़ा जा सकता है। जैसे गांधी जी के पत्र व जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र आज भी संग्रहालयों में उपलब्ध हैं। पत्र देश, काल, समाज को जानने का असली साधन है, जबकि एसएमएस लिखित रूप में होते हैं, लेकिन उनको स्थायी रूप से सहेज कर रखना मुश्किल कार्य है। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का अपना अलग ही महत्व होता है। भले ही वर्तमान में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल का चलन बढ़ जाने से संदेश जल्दी पहुंचने लगे हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि पत्रों का चलन कम नहीं हो सकता। पत्रों की अपनी अनूठी दुनिया है। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है जिसमें विश्व स्तर तक वे अपना विस्तार पाते हैं। आज भी व्यापारिक व विभागीय कार्यों की सूचना पत्रों द्वारा पहुंचाई जाती है। डाक विभाग सबसे ज्यादा गुडविल सेवाओं में है, इसलिए पत्रों का महत्व पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। पाठ से आगे, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। बिना टिकट पत्र भेजने से कई कठिनाइयां आ सकती हैं। जैसे पहले तो हो सकता है कि डाकिया उस चिट्ठी को लेकर ही नहीं जाएगा। अगर वह उस पत्र को सही पते पर लेकर जाएगा तो पत्र प्राप्त करने वाला
यानी प्रापक से टिकट के मूल्य का दुगुना लगान वसूल करेगा। प्रापक का पत्र को लेने से इनकार करने पर वह उसे वापस लाकर डाकघर में रख देगा। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। कैसे? तो बच्चों, ये बात आपने आपकी कक्षा 5 में आपका जो पाठ 6 था, चिट्ठी का सफर, उसमें जाना था। अगर आपको फिर से ये पाठ पढ़ना है तो एक बार ये पढ़ सकते हो, जिसमें बताया गया था कि पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक ये बताता है कि ये पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी ये 10 ये तय करते हैं कि ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 ये दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? गांधी जी उस वक्त की जानी पहचानी हस्ती थे तथा उन्हें हर कोई जानता था। वे देश के किस भाग में रहते थे, ये बात उस समय देशवासियों को पता रहती थी। साथ ही उन दिनों पत्रों का चलन भी बहुत कम था, इसलिए महात्मा गांधी के पत्र उनके और देश के नाम के सहारे ही पहुंच जाते थे। अनुमान और कल्पना। रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिए आपकी पाठ्य पुस्तक में है। उसके आधार पर पक्षी और बादल को डाकिए की भांति मानकर अपनी कल्पना से लेख लिखिए। तो ये आपका इससे अगला पाठ है, भगवान के डाकिए। एक बार इसका सस्वर पठन कर लेते हैं, बाद में इसको विस्तार से पढ़ेंगे इसके पाठ 6 में। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ ही नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस कविता को भावार्थ के साथ बाद में पढ़ेंगे। तो इस कविता के आधार पर एक काल्पनिक लेख लिखना है जो आप अपने मन से लिख सकते हो। जैसे कुछ इस तरह हो सकता है, पक्षी और बादल दोनों डाकिए से कम नहीं है। भले ही उनके द्वारा संदेश चिट्ठी आदि भिजवाने के लिए कोई डाकघर नहीं है, पर वह अपना काम बखूबी करते हैं। बात उन दिनों की है जब मेरा पालतू प्रशिक्षित हुमर कबूतर मेरे इशारों पर पत्र पहुंचाने का काम किया करता था। उस दिन भी मैंने अपने कबूतर को अपने मित्र के नाम पत्र देकर रवाना किया। वैसे तो मेरा कबूतर हर बार सही पते पर जाकर बैठता था, पर इस बार पता नहीं उसे क्या तकलीफ हुई, वह पत्र के साथ लौटकर वापस मेरे पास ही आ गया। मेरे पूछने पर कबूतर ने बताया कि मैंने आज तक उसे कभी डाक टिकट के पैसे जो नहीं दिए। इतना सुनते ही मैंने अगले ही दिन से उसका दाना पानी कम कर दिया। शाम होते होते उसकी हालत देखने लायक थी। मेरा भी इरादा उसे यही समझाने का था कि डाक टिकट की जगह मैं उसे दाना खिलाती हूँ। बस उस दिन के बाद उसने कभी दोबारा बदमाशी नहीं की। तो कुछ इस तरह का लेख आप लिख सकते हो। संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास ने बादल को संदेशवाहक बनाकर मेघदूत नाम का काव्य लिखा है। मेघदूत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो बच्चों, आप मेघदूत के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आपने आपकी कक्षा 5 में हिमालय की बेटियां कविता में मेघदूत के बारे में जरूर सुना था, जिसमें बताया गया था कि मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के विरह की कहानी है, जिसमें यक्ष बादल को अपना दूत बनाकर यक्षिणी के लिए संदेश भेजता है। यक्ष बादल से कहता है कि जब तुम मेरा संदेश लेकर जाओगे तो तुम्हें रास्ते में मित्रवनी नदी मिलेगी,
तो तुम उसको अपने प्रेम का प्रतिदान देते हुए जरूर जाना, यानी तुम प्रेम के स्वरूप पानी की बूंदें गिराते जरूर जाना। पक्षी को संदेशवाहक बनाकर अनेक कविताएं एवं गीत लिखे गए हैं। एक गीत है जा रे कागा विदेशवा, मेरे पिया से कहियो संदेशवा। इस तरह के 3 गीतों का संग्रह कीजिए। तो वो 3 गीत कुछ इस तरह के हो सकते हैं। इनके अलावा आप जानते हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। जैसे पहला है कबूतर जा 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 कबूतर जा, फिल्म मैंने प्यार किया में है। इसी तरह का एक गीत है तोता तोता सजन से कहना संदेशा कहना। और एक है उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा। प्रशिक्षित पक्षी के गले में पत्र बांधकर निर्धारित स्थान तक पत्र भेजने का उल्लेख मिलता है। ये भी आपने अपनी छोटी कक्षाओं में जाना था कि हुमर कबूतर की एक प्रजाति है जिसके गले में पत्र डालकर जिसको भेजा जाता था संदेशवाहक के रूप में। मान लीजिए आपको एक पक्षी को संदेशवाहक बनाकर पत्र भेजना हो, तो आप वह पत्र किसे भेजना चाहेंगे और उसमें क्या लिखना चाहेंगे, तो ये आप अपने मन से लिखो। जैसे मुझे किसी पक्षी को संदेशवाहक बनाकर भेजना हो तो मैं वह पत्र अपनी माँ को लिखना चाहूंगी। माँ को कोरोना से सुरक्षित रहने का संदेश इस कविता के माध्यम से देना चाहूंगी। कोरोना संग जीने का नया ढंग। कोरोना के इस काल में बिल्कुल भी ना घबराएं, बार बार अपने हाथ धोएं व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। फेस मास्क व 2 गज की दूरी हमेशा अपनाएं। बेवजह ना कहीं जाएं और न किसी को अपने घर बुलाएं। आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर सरकार की इस पहल में शामिल हो जाएं। अपने खाने में कैल्शियम, प्रोटीन व विटामिन सी की मात्रा बढ़ाएं। आयुष मंत्रालय का फार्मूला व काढ़ा जरूर अपनाएं। बड़े बुजुर्गों का खास ख्याल रखें व उन्हें समझाएं। शांत मन स्वस्थ तन रखें व योग से रोग भगाएं। तो आप अपने मन से कोई भी संदेश लिख सकते हो। चिट्ठियां। लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियां, अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियां, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती। सभी अकेले अकेले अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करती हैं। कैसा है ये एक साथ होना, दूसरे के साथ हंसना न रोना। क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियां हो गए हैं? इस कविता में कवि रामदरस मिश्र लेटर बॉक्स में पड़ी चिट्ठियों के बारे में बता रहे हैं कि इसमें अनंत संख्या में चिट्ठियां रहती हैं जिनमें अनंत ही सुख दुख की बातें लिखी होती हैं। ये चिट्ठियां एक साथ होते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं कर रही हैं, बस सबको अपने अपने गंतव्य यानी अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार है। ये इनका कैसा साथ होना हुआ कि न एक दूसरे के साथ हंसती हैं और ना ही रोती हैं, अर्थात अपना सुख दुख साझा नहीं कर रही हैं। कवि हमसे कह रहे हैं कि क्या हम भी इन लेटर बॉक्स में रखी चिट्ठियों की तरह हो गए हैं? सब एक साथ होकर भी साथ नहीं है। सब अपनी अपनी मंजिल की ओर दौड़ लगाने में व्यस्त हैं, ना एक दूसरे को समय देकर हालचाल पूछते हैं। फिर हमारे में और इन चिट्ठियों में अंतर कहाँ रह गया? केवल पढ़ने के लिए दी गई रामदरस मिश्र की कविता चिट्ठियां को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विचार कीजिए कि क्या ये कविता केवल लेटर बॉक्स में पड़ी निर्धारित पते पर जाने के लिए तैयार चिट्ठियों के बारे में है, या रेल के डिब्बे में बैठी सवारी भी उन्हीं चिट्ठियों की तरह हैं जिनके पास उनके गंतव्य तक का टिकट है। पत्र के पते की तरह और क्या विद्यालय भी एक लेटर बॉक्स की भांति नहीं है जहां से उत्तीर्ण होकर विद्यार्थी अनेक क्षेत्रों में चले जाते हैं? अपनी कल्पना को पंख लगाइए और मुक्त मन से इस विषय में विचार विमर्श कीजिए। तो इस बारे में आप थोड़ा सोच विचार कीजिए और फिर कुछ लिखिए। जैसे, हाँ ये बात सच है कि एक ही रेल के डिब्बे में बैठी सवारी भी अपने अपने गंतव्य स्थान का टिकट लिए बैठी रहती हैं। देखने में लगता है कि सब एक ही डिब्बे की सवारी हैं, यानी एक साथ हैं, लेकिन सब अपनी अपनी मस्ती या अपने अपने टेंशन में खोए रहते हैं। ऐसा ही हाल एक ही विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का रहता है। सब एक विद्यालय में होते हुए भी
सबके विषय अलग अलग, अंक अलग और पढ़ने के उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं। जैसे चिट्ठियां एक ही लेटर बॉक्स में साथ होते हुए भी उनके वितरण का जब वक्त आता है तब सब अलग अलग पते पर जाती हैं, वैसे ही विद्यार्थी भी आगे चलकर एक ही विद्यालय, एक ही कक्षा के होते हुए भी अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में चले जाते हैं। भाषा की बात, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए, जैसे बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, सांत्वना पत्र, आवेदन पत्र, संपादकीय पत्र, राजपत्र, परिपत्र, व्यावसायिक पत्र, सरकारी पत्र और प्रार्थना पत्र। इस तरह के और भी पत्र हैं जिनको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के प्रयोग से बना है। इक प्रत्यय के प्रयोग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोजकर निकालिए। तो ऐसे शब्दों को ढूंढिए जो इक प्रत्यय वाले हों, जैसे व्यवहारिक, व्यवहार प्लस इक, सांकेतिक, संकेत प्लस इक, सैनिक, ऐतिहासिक, पारिवारिक, जैविक। 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, जैसे रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। इस संधि में रवि ई की ध्वनि आ रही है, यहाँ भी ई की, तो ये दोनों छोटी ई मिलकर बड़ी ई में परिवर्तित हो गई, तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोजकर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियां 4 प्रकार की मानी गई हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण, और एक अयादि संधि भी होती है। ह्रस्व या दीर्घ, इन दोनों का एक ही नाम है। ए ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ आ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं, यानी ये छोटे होकर भी जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बड़े बन जाते हैं। इस कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह प्लस आलय, तो ये मिलकर बना संग्रहालय। ए और आ मिलकर बने आ। महात्मा, महा प्लस आत्मा। इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोजकर लिखिए और अपनी शिक्षक को दिखाइए। तो बच्चों, आपने व्याकरण में ये सब जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कवि प्लस इंद्र मिलकर बना कविंद्र। यहाँ आप देख रहे हो, ये छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई में बदल गया। इसी तरह मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र, मही प्लस इंद्र, यहाँ पर बड़ी ई और छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई बने, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि में सब बड़े बनेंगे। तो महेंद्र। प्रतीक्षा, प्रति प्लस इक्षा, यहाँ पहले छोटी ई है फिर बड़ी है, फिर भी बड़ी ई, प्रतीक्षा बना। रजनी प्लस ईस, दोनों ई बड़ी हैं फिर भी ये बड़ी ई बना, तो ये रजनी प्लस ईस रजनीश। तो बच्चों, कुछ इसी तरह के उदाहरण आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है। इसी तरह के कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे सु प्लस उक्ति, इसमें उ और उ मिलकर बड़ा उ बना। इसी तरह भू प्लस ऊर्जा, यहाँ पर दोनों बड़े उ मिलकर उ भूर्जा। शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षार्थी। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। भाव प्लस अर्थ, भावार्थ। तो इस तरह के उदाहरण भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। इस लेख को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। अपने माता पिता के पास कोई पुराना यादगार पत्र अगर हो तो उसके बारे में जानकारी लें। अपने किसी मित्र को पत्र लिखकर भेजें, वह विभिन्न प्रकार के पत्रों को समझें, यानी पत्र कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करें। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें।
अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।